नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में अंतिम लेख बराक घाटी के कुछ साहित्यिक जिनकी चर्चा न करने से यह अधूरा रह जाएगा, इसलिए उनके बारे में कुछ लिखना जरूरी है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी है बराक घाटी। नागालैंड से निकली बराक कई नामों से बहती हुई मणिपुर, असम, बांग्लादेश में जा ब्रह्मपुत्र और गंगा से मिली, बंगाल सागर में पहुंची। मिजोरम, मणिपुर, उत्तर कछाड़ के पहाड़ों से भी कई नदियां निकलकर इस भूभाग को पुष्ट कर रही है। शिवाय नदियों के अनेक विशाल जलाशय, जिन्हें स्थानीय भाषा में हावर कहे जाते हैं, और ताल, जिन्हें बिल नाम दिया गया है, इस क्षेत्र में काफी है। चाय उद्योग से पहले यहाँ स्थानीय लोगों में बंगाली, मणिपुरी, डिमासा, नागा, कुकी आदि लोग रहते थे। चाय उद्योग 19वीं सदी के मध्य भाग से प्रारंभ हुआ। भारतवर्ष के हरेक प्रांत से श्रमिक लाए गए। उस समय के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल से भी काफी श्रमिक असम तथा काछाड़, वर्तमान बराक घाटी में आए। अधिकतर लोग अनपढ़ थे, पर थे कर्मकुशल, बुद्धिमान, धर्मप्राण। अपनी परंपरा पर भी उनकी अगाध आस्था थी। गरीब तबके के लोग रोजी रोटी के लिए जहाँ सुयोग मिलता वहीं चले जाते हैं, वहीं का हो जाते हैं, पर अपनी भाषा संस्कृति पर उनका अपरिसीम मोह रहता है। भाषा ही एकमात्र माध्यम है जिससे मन की बात कही जा सकती है। हिंदी भाषा को अंग्रेज उद्योगपतियों ने भी अपनाया था। कम से कम इस क्षेत्र में टूटी फूटी रूप में वे अपना संपर्क श्रमिकों से स्थापित किया था। मैकेले साहब ने प्रशासनिक कामों को चलाने के लिए भारतवर्ष में सहायक के रूप में भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा का सुझाव दिया था। चाय उद्योग वालों ने सरदार चौकीदार के रूप में उच्चाकांक्षी श्रमिकों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था प्राय हर चाय बागानों में उपलब्ध करवाया था। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रसार के प्रयास होते रहे। श्रमिक श्रेणी इस ओर झुके। वैसे प्राक स्वाधीनता में भी कुछ होनहार व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किए थे, यद्यपि उनकी संख्या बहुत ही कम थी। 20वीं सदी के मध्य भाग में
मान्यवर दत्तात्रेय जी मिश्रा यहाँ हिंदी शिक्षक के रूप में आए। कुछ साल सरकारी उच्च विद्यालय में शिक्षक भी रहे। बाद में वे हिंदी माध्यम से एक स्वतंत्र विद्यालय खोलने के लिए उद्योगी हुए। सिलचर शिलंगपट्टी में एक विद्यालय की स्थापना उन्होंने किया। मान्यवर विश्वनाथ प्रसाद जी उपाध्याय विधायक बन घाटी में हिंदी भाषा के अनेक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। उनमें से अधिकांश विद्यालय अब बांग्ला माध्यम में बदल दी गई है। राजनीतिक कारण होगा या अन्य कोई असुविधा। केंद्रीय सरकार द्वारा हर जिले में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय स्थापित हुए। अब हिंदी इस क्षेत्र में अधिकांश लोग समझ सकते हैं। 1959 में बसंत नाम से एक छोटी मिनी पत्रिका आत्म प्रकाश की। 3 संख्या निकलने के बाद उस पत्रिका का नाम बदल दिया गया और बालार्क रखा गया। बालार्क कभी नियमित कभी अनियमित रूप से दीर्घकाल प्रकाशित होता रहा। यहीं से बालार्क घाटी की साहित्य यात्रा शुरू हुई। बाद में स्वदेश वाणी, चाय भूमि, प्रभात पूर्व नाम से स्वल्पजीवी कई हिंदी पत्रिका निकली और बंद हो गई। उसके बाद प्रेरणा भारती घाटी का मुखपत्र बना। दैनिक प्रेरणा भारती के रूप में अब यह संवाद पत्र हो गया है। मूलतः प्रेरणा भारती यहाँ के हिंदी भाषी का मुखपत्र है। 1-2 सामाजिक स्मारिका भी हिंदी में निकली है। जैसे कोयरी समाज एक स्मारिका निकाले थे। बाराक अस्मिता नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका कई संख्या निकली, शायद अब बंद है। फिर पाठक के सहयोग का अभाव, स्थानीय बुद्धिजीवी और लोगों का सहयोग के अभाव से ये पत्रिकाएं बंद हो जाती है। स्थानीय स्कूल कॉलेजों के मुखपत्र में हिंदी कविता, लेख, कहानी कभी कभी निकलती है। अब तो मुखपत्र ही यदा कदा निकलते हैं। संक्षेप में यही है यहाँ के हिंदी साहित्य चर्चा का इतिहास। साहित्य का 2 रूप होता है, एक लिखित, दूसरा मौखिक। यहाँ के लिखित हिंदी साहित्य दीनावस्था में है, पर मौखिक समृद्ध साहित्य जो था वह अब लुप्त हो रहा है। कारण अनेक है। हमारी नानी, दादी और बुजुर्ग लोग भले ही अनपढ़ हो, पर बौद्धिक स्तर उनका प्रशंसा करने लायक था। लोकगीतों के वे भंडार थे। लोक कथा, महाभारत, रामायण की कहानियाँ एवं अन्य लोक शिक्षामूलक कहानियाँ के वे बहुत धनी थे। आज वो भंडार शून्यता की कगार पर है। स्मृति घट रही है। अन्यविध
कारण भी है। वर्तमान में मीडिया, टीवी, सिनेमा, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि इनमें हैं। किसी भी जाति और उसके भाषिक संप्रदाय की उन्नति कुछ विषयों पर निर्भर करती है। उस संप्रदाय की शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परंपरा आदि। संप्रदाय के विशेष योग्यता संपन्न व्यक्ति की संख्या, उनके त्याग, आदर्श, अनुकरणीय कर्म पद्धति भी उन्नति का सहायक होते हैं। स्थानीय व्यक्ति की साहित्य रुचि, शील संस्कार, व्यवहार कुशलता आदि भी गिने जा सकते हैं। साहित्यिक मानोन्नयन के लिए पठन पाठन, मनन अनुशीलन, निष्ठा श्रम, चर्चा आलोचना आदि बहुत जरूरी है। बराक घाटी के हिंदी साहित्य की चर्चा आलोचना बहुत विस्तृत नहीं है। उसकी गहराई भी आह्लादित करने लायक नहीं है। दो चार साहित्यिक का प्रयास से एक जाति या संप्रदाय आगे नहीं बढ़ सकता। सम्मिलित प्रयास जरूरी है। अब तक बराक घाटी की साहित्य चर्चा और साहित्यिकों के अवदान के बारे में जो भी कहा गया वह विशेष है। जो अनियमित या दबाव में आकर कुछ लिखते हैं, संभावना तो उनमें है, पर इस ओर उतना ध्यान देने में सकुचाते हैं। सामाजिक उन्नति का दायित्व अपने माथे पर लेने से कतराते हैं। यहाँ कुछ लोगों का नाम उल्लेख करना चाहता हूँ जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते थे, पर संगत कारण रहे होंगे, असुविधा रही होगी, सो वे आगे इस क्षेत्र में नहीं बढ़ पाए। कुछ लोगों का नाम यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। मधुसूदन स्वर्णकार, ओम प्रकाश सोनार, दीपक कानू, राजेंद्र राय, भुवन स्वर्णकार, संतोष वर्मा, राम केवल नुनिया, नीलीप गौड़, विष्णु प्रसाद कोइरी, रणजीत ग्वाला, गया प्रसाद कोइरी, सुजीत कोइरी, सुजीत तिवारी, नीलोत्पल पुरकायस्थ, उमाशंकर सागर, देवव्रत वर्मा, राजेश शर्मा, मनोज पांडे आदि उल्लेखनीय है। महिला साहित्यिकों में मौसमी कानू, रीता लोहार, सरिता सिंह, श्यामा देवी, शारदा वर्मा, बिंदु सिंह, शांता वर्मा, ममता गिरी, अपर्णा तिवारी, पुष्पा भारती, सीमा वर्मा, रामा वर्मा, टीना सिंह, सुमन सिंह आदि हैं। अभी कुछ नए युवा साहित्य कर्मी आगे बढ़ आ रहे हैं। वह सम्मिलित भाव से सामयिक पत्र, साहित्य पत्र, स्मारिका आदि निकालने के लिए आगे बढ़ आएंगे, यह आशा है। अपना विचार सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक विषयों पर रखेंगे। समस्याओं का सुंदर ग्रहण योग्य समाधान ढूंढेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और आपस में
संयम तथा रुचिशील भाव से तर्क वितर्क करेंगे तो मनमंथन से उन्नति की राह निकलेगी, यह निश्चित है। आज इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, एकेडमिक, प्रशासनिक क्षेत्र में बराक घाटी के युवक युवती आगे बढ़ रहे हैं। अपनी प्रतिभा का कुछ भाग साहित्य चर्चा में अगर वो व्ययित करें तो अच्छा होगा और यहाँ का साहित्य भी समृद्ध होगा। नमस्कार।